ओके तो क्वेश्चन करो सब सॉल्व। लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल दिया है तो अपन कोई भी ज्योमेट्रिकल बेस्ड ज्यादा प्रॉपर्टीज तो लगा नहीं सकते, जैसे पैरेललोग्राम हो तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर या उस टाइम से मिड पॉइंट एंड ऑल, बट क्वाड्रिलेटरल में भी इस टाइप के लॉजिक्स लग सकते हैं। है बहुत इजी, बस एक बार ट्राई करो एक बार खुद। ये कोई भी एक हमारा रैंडम क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ए बी सी डी, चलो ए बी सी और डी। लैम्बडा 4 बिल्कुल सही, सही जवाब। ए बी सी डी हो गया। अब तुम्हें बोला है दैट एम वेक्टर एंड एन वेक्टर, मतलब ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, याद रखना। दिस आर नॉट द वेक्टर्स, दिस आर द पोजीशन वेक्टर। एम और एन बोला ना, एस एम बी द मिड पॉइंट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मतलब पोजीशन वेक्टर। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करो मतलब पोजीशन वेक्टर। और सिर्फ वेक्टर बोल रहा हूं तो ए बी वेक्टर, दो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस, दो पोजीशन के वेक्टर्स के डिफरेंस को वेक्टर बोलते हैं अपन इन जनरल। तो बनाते हैं डायगोनल्स पहले। तो बहुत इजी प्रॉब्लम है, बहुत इजी, बट ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिल सकते हैं, गुड सीईटी में भी मिल सकते हैं, स्कूल एग्जाम्स में भी आते हैं। अब ये पॉइंट को तो कुछ दे देंगे, जो भी है ये पॉइंट। तो तुम्हें बोला एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स, तो ये वाला मिड पॉइंट मान ले एम ऑफ ए सी, और एन ये मान लेते हैं, और सबकी वैल्यू को एम एन वैक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब ए बी वैक्टर, ए डी वैक्टर, सी बी वैक्टर, इस टाइप से बहुत सारे वैक्टर्स गिवन है। तो पहले तो मुझे बताओ, किसी भी एक को अपन ओरिजिन मान ले, ए को मान लेते हैं, ठीक है। तो बाकी सब क्या होंगे कि ये मेरा बी वेक्टर हो जाएगा, तो ये भी ए बी वेक्टर भी मेरा बी वेक्टर ही हो जाएगा। दो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस ही वो होता है, तो b माइनस 0 मतलब b। एक को ओरिजिन मान लेना तो उसके कोऑर्डिनेट्स ही मेरे वेक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इसको बोल देते हैं डी वेक्टर, इसको बोल देते हैं सी वेक्टर, ये तो बोला हुआ ही है एम वेक्टर, और इसको क्या बोला हुआ है एन वेक्टर। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद बस इतना ही दिया हुआ है ना, और तो कुछ दिया नहीं है। अब शुरू करते हैं। तो m वेक्टर कितना होगा बेटा, पहले ये तो बताओ। m वेक्टर व्हाट विल बी 0 प्लस c बटे 2, क्योंकि मिड पॉइंट है, इधर ये दोनों मिड पॉइंट है, तो n वेक्टर क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला d वेक्टर प्लस b वेक्टर बाय 2, ये हो गया। तो mn वेक्टर कितना होगा, mn वेक्टर on माइनस om, ये तो पता है ना। ये n माइनस m ऐसे समझ लो, mn वेक्टर बोले तो n का पोजीशन वेक्टर माइनस m का, a से b जाता है तो b माइनस a होता है, बस ये याद रखना, वेक्टर के फॉर्म में फाइनल माइनस इनिशियल। तो on माइनस om कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी on, हाँ on वेक्टर। अब on वेक्टर बताओ कितना होगा, ये रहा ना d वेक्टर प्लस b वेक्टर, यही तो है on वेक्टर देखा जाए तो, और ये मेरा om। तो d वेक्टर प्लस b वेक्टर बाई 2 माइनस 0 प्लस c मतलब c वेक्टर बाई 2, ये हो गया। तो ये मेरा mn वेक्टर आ गया, ठीक है। अब क्या करें भाई इस mn वेक्टर का, तो इसको तो अभी वैसे ही रहने देते हैं भाई, इससे ज्यादा तो अपन अभी कुछ कर नहीं पाएंगे। अब हमें क्या दिया हुआ है, ए बी वेक्टर। अब अपन लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिख लेता हूं मैं क्वेश्चन में वापस, ए बी वेक्टर प्लस कितना दिया हुआ है, ए डी वेक्टर प्लस सी बी और सी डी, सी बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। ओके, तो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, बी वेक्टर, लिखते जाओ सबकी वैल्यू। ए डी वेक्टर ये मेरा राइट हैंड साइड हो गया था, हमने राइट हैंड साइड को पहले कर लिया। अब अपन लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, कंपेयर कर देंगे। ए डी वेक्टर हमें दिख रहा है डी माइनस 0, डी वेक्टर, सी बी वेक्टर सी बी
सी बी, ये वाला बोल रहे हैं सी बी, तो फाइनल माइनस इनिशियल बी माइनस सी हो जाएगा, सी डी। अब सी डी कितना हो जाएगा, सी से डी, फाइनल माइनस इनिशियल डी माइनस सी वेक्टर। यहां तक कोई डाउट लिखने में किसी को भी? ये हो गया। तो क्या ये थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस डी माइनस सी, ये हो गया। और ये क्या था अपना, बी प्लस डी माइनस सी बटे 2। तो देखा जाए तो इस b प्लस डी माइनस सी को क्या लिख सकते हैं अपन, ट्वाइस ऑफ एम एन वेक्टर, मतलब 4 टाइम्स ऑफ एम एन वेक्टर। तो लैम्बडा कितना हो जाएगा, 4। ये हो गया, ठीक है। एनी डाउट? इसी था शायद ये, तो इसमें कुछ था ही नहीं। पर एक अगर ओरिजिन नहीं मानते तो फालतू में तुम और कॉम्प्लेक्स कर देते इस क्वेश्चन को। फिर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है क्वाड्रिलेटरल या इस पे बेस, किसी भी एक पॉइंट को ओरिजिन मानो, सभी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स जो रहेंगे, पोजीशन वेक्टर जो रहेगा वही हमारा वेक्टर हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट ए बी वेक्टर बी माइनस ए, सी डी वेक्टर डी माइनस सी, ओ डी माइनस ओ सी, जैसा भी बोलो, ठीक है। ये वही तो है। इसको एक तरफ ले जाओगे तो ओ एम प्लस एम एन, ओ एन बन जाएगा ना, वो ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन से ही बनता है। तो ये अपना हो गया। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। क्या कल से ये पढ़ा था ना, ट्राइंगल कोई बन रहा है क्या? डी एम को कनेक्ट करेंगे और सी एन को कनेक्ट करेंगे, डी एम को कनेक्ट करेंगे, तो ये मेरा मिड पॉइंट है। हाँ, तो ट्राई कर सकते हैं, 2dm कर सकते हैं, मीडियन की प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है, कर सकते हो। मैंने तो डायरेक्ट ही सब्स्टिट्यूट कर दिया और कुछ नहीं करा, मैंने उतना दिमाग नहीं लगाया। बट यस, देयर कैन बी वन मोर वे, देयर कैन बी मोर देन अदर फॉर्मूलाज इन वेक्टर व्हिच वी कैन डिराइव। जैसे कि एक क्या बोल रहे हैं साहिल और अर्जुन ने बोला इसको ज्वाइन कर दो, तो dm is nothing but a median of what, of triangle DAC। m को मैंने मिड पॉइंट बोला है ना, तो फिर हमने कल ही एक प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या पढ़ी, that DA plus DC twice of DM होगा। तो इससे भी तुम बना सकते हो फिर, और DM मतलब m minus d, और फिर वो तो तुम सब देख लोगे। तो इससे और भी फॉर्मूलेस बन सकते हैं। बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ आ गया ये क्वेश्चन? यस सर। चलो ठीक है, उतना टफ था नहीं, बट फिर भी पता होना चाहिए करना कैसे है। कभी कभार इतने इजी क्वेश्चन में भी अटक जाते हैं अपन, ठीक है। एक और दूं, एक और फाइनल देख लेते हैं अपन। आखिरी वेक्टर का क्वेश्चन दे रहा हूँ ट्रायंगुलर लॉ का, फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा ट्रायंगुलर लॉ। ये वैसे तो बताना नहीं था, तुम 10th में मतलब पढ़ लेते हो फिजिक्स में ट्रायंगुलर लॉ, फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर मैंने नहीं करवाए। एक कॉम्प्रिहेंशन आया था टेस्ट में एडवांस के, उसमें एक से भी नहीं बना। तो तब से मेरे को लगता है कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे थोड़ी प्रैक्टिस जरूरी है। अब मैं लेता हूँ एक हेक्सागोन, पहले ट्रायंगल लिया, क्वाड्रिलेटरल लिया, अब हेक्सागोन में लगा के देखते हैं। करना वही है जैसा हम पढ़ते जा रहे हैं। कंसीडर रेगुलर हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ सेंटर्ड एट ओरिजिन, ओरिजिन पे सेंटर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k if नंबर 1, 2 क्वेश्चन पूछे लेता हूं इसके अंदर ही। AD प्लस EB प्लस FC, ये तीनों अपने वो बनेंगे डायगोनल्स, बॉडी डायगोनल या वो जो भी ऑपोजिट वाले। k टाइम्स ऑफ AB के बराबर कर दूं तो k क्या होगा, और ये सब वेक्टर वाइज है, डिस्टेंस वाइज नहीं है, डायरेक्शन को साथ में लेते हुए हैं। AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस AE वेक्टर प्लस AF वेक्टर k टाइम्स ऑफ AO वेक्टर। और याद रखना एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं प्योर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे, ठीक है। चलो ये AO है, तो O क्या है, सेंटर ऑफ हेक्सागोन। रेगुलर ही बोला है, अब रेगुलर बोला तो सब डिस्टेंस सब लेंथ वगैरह बराबर हो जाएगी। कितने मिनट, 3 मिनट। हाँ देख लेते, करा हुआ है क्या? अच्छा फिजिक्स में करा हुआ है, ठीक है ठीक है।
2 से 3 मिनट दे रहा हूं सभी बच्चों को। जब तक मैं बनाता हूँ हेक्सागोन। ये वन नोट पे हेक्सागोन नहीं बनता क्या? सिर्फ बेसिक शेप्स दिए हुए हैं, बनाना ही पड़ेगा। और फिगर कैसा भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ऐसा बना रहा हूँ। तुम बेंजीन रिंग भी बना सकते हो, रिंग हटा देना बस अंदर के बोला। और ये रेगुलर है। A B C D E F। So first का 2 है। फर्स्ट का 2। सॉरी 4 सर 4। हाँ बिल्कुल सही। क्या नाम है बेटा? सर भार्गवी। ओके ओके, चल देख लेते हैं। तो सेकंड ये का 6 होगा। हाँ सेकंड का 6 है, बिल्कुल सही। फटाफट कर लेते हैं। सब कुछ ये अपन ने ड्रॉ कर ही लिया है। ए डी वेक्टर, अब देखो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। अब एक को ओरिजिन मान के भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसमें तो डायरेक्ट भी कर पा रहे हैं बहुत इजीली। इसको ज्वाइन कर दिया। याद रखना ये रेगुलर है, ये चीज याद रखना बस, क्योंकि रेगुलर है तो बहुत इजीली अब ये हो जाएगा सेंटर एट ओरिजिन। ये हो गया एडी वेक्टर। अब एडी वेक्टर हमें सबको एबी वेक्टर में लाना है, याद रखना इस लाइन के रिस्पेक्ट में लाना है फर्स्ट क्वेश्चन में, एबी के रिस्पेक्ट में। तो एडी वेक्टर एबी के करीब लाना है तो उसको ट्वाइस ऑफ एओ वेक्टर लिख सकता हूं। एडी वेक्टर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर ही है और डायरेक्शन भी सेम ही है, तो क्यों ना अपन एडी को ट्वाइस ऑफ एओ लिख दो। और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे क्लिक हो रहा है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं अभी ऑन स्पॉट। ईबी, अगर ईबी की बात करता हूं तो उसको भी ट्वाइस ऑफ ओबी लिख सकता हूं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? आ रही है? यस सर आ रही है। आ रही है ना? ओके ओके ओके, बता देना मुझे। वैसे वाईफाई चल रहा है, मैंने वायर लगाया ही नहीं आज। हाँ, ईबी वेक्टर को अपन ट्वाइस ऑफ ओबी लिख देते, कोई डायरेक्शन सेम है और वो डिस्टेंस सेम है तो डबल ही हो जाएगा वो। पैरेलल या कोलिनियर वैसे भी देख सकते हो तुम। अब आते हैं अपन एफसी वेक्टर। अब एफसी वेक्टर को तो अपन ट्वाइस ऑफ एफओ वेक्टर भी लिख सकते हैं। और एफओ पैरेललोग्राम दिख रहा है ना, वो तो रेगुलर है, तो ट्वाइस ऑफ एफओ की जगह ट्वाइस ऑफ ए भी लिख दो। ट्वाइस ऑफ ए बी। हो ही गया क्वेश्चन। दो 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 और दो, ट्वाइस ऑफ ए ओ लेफ्ट हैंड साइड, एओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। अब एओ प्लस ओ बी क्या होगा? एओ ओ बी। ए बी वेक्टर, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या बताया था, एक का सेकंड दूसरे का फर्स्ट तो फर्स्ट लास्ट। और ए बी प्लस ए बी, 2ab मतलब 4 टाइम्स ऑफ ab, तो देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 4। बिल्कुल 4। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, बहुत इजी था, ठीक है, कुछ नहीं था, बस उठा के रखना है, ये समझ में आना चाहिए बस तुम्हें। एक और है क्वेश्चन, सेकंड वन, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ये बस आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। अब लीनियर कॉम्बिनेशन, डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंट वेक्टर सब पढ़ेंगे आज अपन। AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF सबको AO की टर्म्स में लाना है। AB AC AD AE AF सबको ज्वाइन कर दिया है। ये तो ज्वाइन ही है, ये माइनस करके पेयर बना देंगे तो AB के वेक्टर के बहुत सारे निकल जाते हैं। ठीक है, सबको AO की टर्म्स में लाना है, AO की टर्म्स में लाना है, ठीक है। तो AB वेक्टर को तो अभी AB वेक्टर ही रखते हैं अपन, देखते इसका क्या करेंगे, क्या पता ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन में आखिरी में काम आ जाए। AB को तो अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, AB को वैसे ही रखते हैं, ठीक है। AC देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है, उनमें से मैं एक वे बता रहा हूँ। अब इतना बड़ा AC है तो इसी AC के बजाय अपन AB प्लस BC भी लिख सकते हैं। यस सर, दिख रहा है वो अपन को AB के फॉर्म में लेकर आ रहे हैं अपन, तो AC को अपन लिख सकते हैं क्या? AB प्लस BC, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, डायरेक्शन याद रखना AB BC, तो AC ये हो जाएगा। AD,
अब एडी को तो ट्वाइस ऑफ एओ ही लिख लो, ये तो वैसे ही आ गया Yes. ट्वाइस ऑफ एओ जिसकी टर्म्स में लाना है। और बताओ नेक्स्ट कौन सा है, एई। एई की अगर मैं बात सर करूं, ये वाला पूछना है। A plus सर मी 10 हाँ वैसे भी कर सकते हो, या एई वेक्टर को अपन ए एफ प्लस एफ ही लिख सकते हैं, लिख देते हैं। देखो थोड़ा सा लंबा जाएगा बट आंसर आ जाएगा, सब घूम फिर के वहीं पहुंचना है। ठीक है, एई को अपन ए एफ प्लस एफ ही लिख देते हैं। तुमने कोई और मेथड करी हो वो भी करेक्ट है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आंसर 6 ही आएगा सबसे, ए एफ प्लस एफ ही। अब ए एफ को तो भाई ए एफ ही रहने देते अभी, तो ए एफ ये बन गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट, अभी जो मैंने लिखा है हर एक को बदला है, इतना क्लियर है? बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। नो डाउट। चलो ए बी प्लस ए बी ट्वाइस ऑफ ए बी हो गया। अब ये जो बी सी है मुझे बताओ, और ये जो एफ ई है, क्या ये दोनों सेम नहीं है? ये वाला और ये वाला पैरेलल है, डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों बराबर ही होंगे, तो ये भी डबल हो गया। दोनों को बी सी लिख देता हूँ, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ये आ गया ए बी प्लस बी सी। देखते हैं इससे कुछ फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, देखते हैं। और कुछ दिख रहा है? हाँ, अब कौन सा बचा? ट्वाइस ऑफ ए को तो अलग लिख देंगे, ए एफ भी दो है, ट्वाइस ऑफ ए एफ, ट्वाइस ऑफ ए एफ हो गया, और एक ट्वाइस ऑफ ए ओ। चलो इतने बन गए अपने पास, ये तो एक अलग से ही रहेंगे ए ओ। अब ए बी और बी सी, जरा मुझे बताओ, बी सी को अपन ए ओ नहीं लिख सकते? ये और ये भी मैच कर गया भाई, तो बी सी को फिर से ए ओ लिख दो, तो ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी को ए ओ लिख देते हैं, प्लस ए एफ वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ ए ओ वेक्टर, ये और ये। अब ये दो बचते हैं, और ए बी और ए एफ, आराम से देखो कुछ कर सकते हैं इस ए बी और ए एफ का। हाँ नहीं, अपन बट पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन नहीं लगाते हैं ना, तो अपन इसको पहले उठा के रख देंगे, मिलाएंगे। ए एफ को क्या अपन बी ओ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ए एफ को बी ओ, ए एफ को लिख दो बी ओ। मैं हर बार अलग तरीके से बताता हूँ, पता है। और इतने तरीके इसको करने के कि पूछो मत। अब ए बी और बी ओ, ट्वाइस ऑफ ए ओ, ट्वाइस ऑफ ए ओ, ट्वाइस ऑफ ए ओ, 6 टाइम्स ऑफ ए ओ, वही लाना था, हो गया, के आ गया 6। ठीक है, तुमने जो करा होगा वो भी करेक्ट है, और भी डायरेक्ट भी वे हो सकता है। अब जो हो गया क्लिक हो गया, कर दी कंप्लीट। एनी डाउट? अब हो जाएंगे ना ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे, कोई भी किसी भी टाइप का एक को ओरिजिन मान के या वेक्टर्स के फॉर्म में सेक्शन फार्मूला लगा के, मिड पॉइंट फार्मूला, ये कंप्लीट हुआ अपना पार्ट। सर थर्ड स्टेप से बता सकते हैं? क्या बोल रहे हो? थर्ड स्टेप से सर। अच्छा थर्ड स्टेप, इसको तुम फर्स्ट बोल रहे हो, इसको Yes, तुम sir. सेकंड बोल रहे हो, इसको थर्ड बोल रहे हो ना? थर्ड से बताना है। थर्ड समझ में आ गई? नहीं, थर्ड को भी बताना है। अच्छा ओके ओके, देखो इसको तो मैंने कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। अब इसको भी कॉपी पेस्ट कर दिया, इसको भी कॉपी पेस्ट कर दिया, बीसी को ही सिर्फ एओ लिखा है, तो बेटा फिगर देखो बीसी और एओ सेम है कि नहीं, डायरेक्शन वाइज और लेंथ वाइज। बीसी और एओ देखो तो सेम दिख रहा है, रेगुलर बोला है। अब समझ में आ गई ये स्टेप? यस सर। चल उसके बाद ये लिख दिया नीचे एओ, क्योंकि सबको एओ की टर्म्स में लाना था, तो दो तो गए। अब ए बी और ए एफ बचता है, तो ए बी और ए एफ को जब तुम देखोगे तो जो ए एफ है, ए बी तो ठीक है, जो ए एफ है क्या वही बी ओ होगा? डायरेक्शन बी ओ, ए एफ बी ओ, वो भी एक पैरेललोग्राम बन रहा है। समझ आया? यस। और ए बी प्लस बी ओ तो ए ही होता है, हो गया। अब ठीक है, बोलो बोलो Yes. बोलो। चलो तो ये अपना काम खत्म हुआ। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं, बस इतने क्वेश्चन काफी है बेसिक वेक्टर्स पढ़ने के लिए। हेडिंग लिखना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑब्लिक
लीनियर डिपेंडेंट ऑब्लिक लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर डिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट। अब ये सब टर्मिनोलॉजी क्या होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होगी बोर्ड्स, मेंस, एडवांस तीनों में। तो पहले तो वही सो कॉल्ड लैंग्वेज लिख, अ वेक्टर इज सेड टू बी a linear combination of vector a1 vector, a3 vector, an vector, comma if there exist scalars m1 vector, m2 vector, m3 vector up to mn vector such that a vector is said to be a linear combination of vectors this if there exists scalar कुछ गड़बड़ करी, बताओ मैंने क्या, वो आदत हो गई एरो लगाने की। ठीक है, ये सब स्केलर से है, लैम्बडा, बहुत सारे लैम्बडास दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, तो कोई भी एक वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स आर वेक्टर मान लेते हैं, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया, इतना समझ में आता है। m1 टाइम्स ऑफ a1 वेक्टर, m2 टाइम्स ऑफ a2 वेक्टर, m3 टाइम्स ऑफ a3 वेक्टर एंड सो ऑन। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, बहुत इजी है वर्ड, अगर अंग्रेजी वाइज भी जाए तो अपन कि एक वेक्टर को बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वैसे लिख दिया ऐसे। देयर एग्जिस्ट स्केलर सच दैट, ऐसा लिख सकते हैं। यहां तक कोई डाउट? किसी भी वेक्टर को अपन बाकी वेक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, बस यही हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन। अब ये होते दो टाइप के, ये क्या होते हैं, दो टाइप के। पहला लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ये जो रिलेशन है ये कब लीनियरली डिपेंडेंट वे में होगा और ये रिलेशन कब लीनियरली इंडिपेंडेंट में होगा, तो जरा देखते हैं। पहला पॉइंट, a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, a3 वेक्टर कॉमा an वेक्टर्स, ये जो भी वेक्टर्स है a1 से लेके an आर said to be linearly independent if m1 times of a1 vector plus m2 times of a2 vector up to mn times of an vector then अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं a1 से लेके an तक के सब, तो इफ ये पूरा सम अगर 0 के बराबर होता है, अगर ये पूरा सम अगर 0 के बराबर होता है अगर, और अगर लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, देन m1 is equal to m2 is equal to m3 up to mn, सबके सब होंगे अंडा 0। मतलब अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट तुम्हें बोला जाएगा तो ये सब स्केलर्स को 0 ही होना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा फील करते हैं एक बार, क्योंकि जब तक फील नहीं करोगे समझ नहीं आएगा। और फील करने का सबसे बेस्ट जो तुम्हें ऑलरेडी आता था, अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk के पावर 0 के बराबर है, तो इससे तुम क्या प्रेडिक्ट करोगे, that x equal to y equal to z is equal to 0।
ये तो सभी बोलते हो तुम, Yes. यस और नो? Yes. पर ऐसे में क्यों नहीं बोलते थे बचपन में जब तुम एक लीनियर इक्वेशन ऐसे पढ़ते थे, अगर x प्लस वाई इक्वल टू 0 है तो x को 0 y को 0, क्यों ऐसा क्यों? और फिर जब यहाँ पे आते थे अपन a प्लस आयोटा b इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0, कहीं बोलते कहीं नहीं बोलते, कहीं बोलते, ये ऐसा क्यों बोलते हैं? एक्सिस का डिफरेंस मतलब मैं समझा, हाँ मतलब ये वर्ड का मतलब वही है, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे वर्क डन 0 हो जाता है 90 डिग्री पे, मतलब 90 डिग्री पे रहेगा तो कोई भी वर्क डन नहीं लगेगा, मतलब वो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि इसके चेंज करने से इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें याद है अपन जब वो फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करते थे तब अपन x को 0 मान लेते थे या y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते, x को कांस्टेंट मान लेते थे, अभी करा भी तो था, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में भी देखा, 11 में भी देखा। तो वो कब कर सकते हैं हम, वो कब कर पाते हैं हम, जब इंडिपेंडेंट मतलब x के चेंज करने से y पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब अगर एक x डायरेक्शन में है, दूसरा y एक्सिस के डायरेक्शन में, तो तीसरा z एक्सिस के डायरेक्शन में, अब x में तुम कुछ भी चेंज करो y पे कभी फर्क नहीं पड़ेगा, उस टाइप से। तो जब मैं a प्लस आयोटा भी लिखता हूँ, सेम यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे ही होता था, एक x एक्सिस एक y एक्सिस, तो अगर ये 0 दिया हुआ है तो ये 0 के लिए दोनों को 0 ही होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये अब और सॉल्व नहीं हो सकते हैं, इसमें कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, ऐसे भी समझ सकते हो। पर x प्लस वाई इक्वल टू 0 बोलते हैं अपन तो ये एक ही डायरेक्शन में, मतलब कुछ ना कुछ और भी वैल्यू पे ये दोनों का सम 0 हो सकता है, क्योंकि ये दोनों डिपेंडेंट है, मतलब सॉल्व हो सकता है। सेम यहाँ पे भी हम बोलते ही है, शायद ये तो तुमने भी पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, दैट i j k आर लीनियरली, अब याद रखना है तुम्हें, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, क्योंकि ये बेस्ट एग्जांपल है जो तुम्हें पता है। पर अब वो एक चीज आ जाता है ना, सिर्फ यही IJK नहीं होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, जैसे कि a1 a2 a3 an मान लो। अगर इसमें भी ऐसा बोला तो मैं बोल देंगे कि अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, कॉमा करके लिखना, कॉमा इफ ये इक्वल टू 0 है तो इनको सबको 0 होना पड़ेगा, मतलब तुम थोड़ी देर के लिए m1 m2 m3 सॉरी a1 a2 a3 को IJK की तरह देखो, ठीक है, पर ये IJK तक सीमित नहीं होता, ये दूसरे वेक्टर्स पे भी रहेगा, समझ आ रहा है? Yes. जो कि तुम्हें बोल दिया जाएगा कि इंडिपेंडेंट, तुम्हें क्वेश्चन में देंगे ऐसा कुछ इक्वेशन बना और बोल दिया कि ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब सबके कोएफिशिएंट स्केलर 0 ही होंगे, ये और आपस में अब सॉल्व नहीं हो सकते हैं। अगर नहीं दिया है तो हम इस टाइप के एक्सप्रेशन को 0 डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या कि सभी 0 होंगे स्केलर्स? नहीं, अगर दिया नहीं है तो। इसके कारण IIT में एक आध क्वेश्चन बोनस हो गए थे, उन्होंने बस वो लिखा नहीं, वर्ड क्या नहीं लिखा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और वो कंपेयर करके आंसर आ रहा था, ऐसी एक इक्वेशन थी, पर वो बोनस कर दिया गया इस कारण से, क्योंकि हम बोल नहीं सकते ना जब तक इंडिपेंडेंट वर्ड नहीं दे, क्योंकि वहां IJK नहीं लिखा था, IJK तो हमें पता है, वहां लिखने की जरूरत नहीं है, IJK आर द एग्जांपल्स ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, पर इन जनरल कोई भी वेक्टर्स में वैलिड है नहीं, ठीक है? हाँ बेटा बोलो। वैसे अगर हम इंडिपेंडेंट कहते हैं तो उससे कोई लिमिट में वेक्टर्स एट वंस लीनियरली इंडिपेंडेंट, कोई जरूरत नहीं, कितने भी लगा दो, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैं आऊंगा आगे, अभी तो यहाँ बोल दिया है ना कि ऐसा है तो ये होगा, अब अपन आएंगे अभी 3 में 4 में, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं वो थॉट, और इसके आगे आएगा, अभी बस अपन समझे है कि होता क्या है, एक लैंग्वेज एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ आ गया? यस सर। कांड से ये एक अलग हो गया, इधर हम बोलते ही थे और इधर तो तुम्हें पता ही है वेक्टर्स में, ये नॉर्मल हमने देखा और ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने देखा हुआ है। ओके चल, तो अभी अपन डिटेल में समझेंगे, अभी बस तुम वो टर्मिनोलॉजी समझ लो। उसके बाद दूसरा, इफ m1 टाइम्स ऑफ a1 वेक्टर, ये इन जनरल मैंने लिख दिया आप इफ करके, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है? फिर से वही चीज, ये हो गया, अगर ये इक्वल टू 0 के बराबर दिया है, एंड इफ a1 a2 an आर लीनियरली डिपेंडेंट, या सिर्फ डिपेंडेंट वेक्टर भी लिख सकता हूं,
लीनियर डिपेंडेंसी बात करते हैं अपन, वो पढ़ते भी वही है, डिपेंडेंट। अगर ये सभी लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है, देन अब क्या बोलोगे m1 m2 m3 के बारे में? ये वैसे ही हो गया जैसे ये x प्लस वाई इक्वल टू 0 वाले कॉन्सेप्ट थी, कि यहाँ अब वो जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा जैसे मैंने ऐसा लिख दिया ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, तो a और b को 0 ही होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब तो क्या हो सकता है, देन m1 m2 up to mn are not all simultaneously 0, साइमल्टेनियसली 0। एक आध 0 तो तब भी हो सकते हैं, ठीक है, बट सबके सब 0 होके ही 0 मिलेगा ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी अपन एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, अभी सब एग्जांपल्स देखने वाले हैं अब अपन। पहले बस ये डेफिनेशन लिखवानी थी मुझे, मैंने बहुत इजी वे में डेफिनेशन बताई है कि लीनियरली डिपेंडेंसी किसको कहते हैं, डिपेंडेंट किसको कहते हैं, और इंडिपेंडेंट किसको कहते हैं। कि अगर कभी ऐसी इक्वेशन दिखाई दे तो सब स्केलर 0 होंगे, वो होता है इंडिपेंडेंट में, और कोई एक आध 0 सबके सब 0 नहीं होंगे, वो होता है डिपेंडेंसी में। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स डेफिनेशन समझ में आ गई, और लीनियर कॉम्बिनेशन तो एक को दूसरे के फॉर्म में लिख सकते हैं। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर है? यस। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, नोट। A pair of collinear non-zero vector a pair of collinear non-zero vectors are linearly dependent। कोई भी दो कोलिनियर वेक्टर्स हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। अभी अपन दो से शुरू कर रहे हैं, क्यों? ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। ए वेक्टर बी वेक्टर अगर कोलिनियर है तो मैंने कल की क्लास में ही बताया था, ऐसा लिख सकते हैं, मतलब a माइनस लैम्बडा बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस लैम्बडा बी इक्वल टू 0। अरे लैम्बडा तो एक स्केलर ही है ना, तो उसको प्लस लिख दो, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कुछ x टाइम्स ऑफ a वेक्टर प्लस y टाइम्स ऑफ b वेक्टर इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ना बेटा इस तरीके से भी। ये भी वही है, इसको तुम ऐसे देखो, a इक्वल टू उधर ले जाओ, x से डिवाइड कर दो तो वही लैम्बडा, उसको नया बोल देना बाय x को। तो ये अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। अगर ये कोलिनियर वेक्टर्स होते तो ये हमें पता है, सब एक ही है वो, एक तरीके से हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। इसको ऐसा भी करके, ऐसा भी लिख के, ऐसा भी लिख के लिख सकते हैं। मतलब क्या एक्स वाई को दोनों 0 होना मैंडेटरी है? अगर इस वे में देखा जाए तो। अब इस वे में क्यों लिखा मैंने फाइनली, क्योंकि अपन पढ़ उसी फॉर्म में रहे थे इसीलिए। हालांकि यहाँ पे भी दिख रहा है, क्या ये पूरी वैल्यू को 0 होने के लिए लैम्बडा 0 होगा, और ये तो वैसे ही नहीं हो सकता है, तो उसी से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। और नॉन जीरो वेक्टर्स में ही हम बात कर रहे हैं, मतलब x, y कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बोथ साइमल्टेनियसली, या ऐसे लिख देना, या कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर एक को 0 कर दोगे, x को मान लो 0 कर दिया, ठीक है, तो y भी जरूरी, अगर x 0 कर दिया नहीं तो फिर तो रिलेशन ही नहीं बनेगा, ये भी वो तो हट ही जाएगा। ठीक है, अगर अपन एक वेक्टर को लिख पा रहे हैं तो ऐसे ही बनेगा, वरना तो फिर अगर एक 0 हो गया तो दूसरा भी फिर 0 ही हो जाएगा, 0 टाइम्स, उसमें जाना ही नहीं। मैंने वैसे भी नॉन जीरो वेक्टर की बात करी है। ठीक है, तो दो कोलिनियर वेक्टर्स हमेशा किस में आते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। और उससे ही तो अपन ने ये फॉर्म लिखा था, या ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पे कोफिशिएंट का सब 0 होना नहीं होता है, नहीं होता है, 0 नहीं होते हैं, सब 0 साथ में नहीं होते हैं। ये हो गया। तो दूसरा, अ पेयर ऑफ नॉन कोलिनियर, इसके बारे में क्या बोलोगे फिर? कोलिनियर नॉन जीरो वेक्टर्स, हम जनरली नॉन जीरो में ही बात करेंगे जो भी करेंगे, क्योंकि वेक्टर ही 0 हो गया तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता जो पढ़ रहे हैं अपन से। ठीक है, फिर तो वो कायदे से है ही नहीं 2 वेक्टर, एक ही वेक्टर, फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो वो अपने आप से लगा लेना नॉन जीरो, अगर मैं भूल जाऊं तो। अ पेयर ऑफ नॉन कोलिनियर नॉन जीरो वेक्टर्स
आर लीनियरली क्या होगा वो इंडिपेंडेंट। क्यों भाई, क्यों लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, देख लेते हैं। इफ x टाइम्स ऑफ a वेक्टर प्लस y टाइम्स ऑफ b वेक्टर इक्वल टू 0। अब समझना ध्यान से, क्वेश्चंस में कैसे यूज होगा। तो मैं बोल देंगे a एंड b आर नॉन कोलिनियर या इंडिपेंडेंट बोल दे, बात एक ही है ना। दो वेक्टर्स के लिए तो इंडिपेंडेंट बोलो या नॉन कोलिनियर बोलो, बात एक ही है। इंडिपेंडेंट बोल रहा हूं मतलब नॉन कोलिनियर ही होंगे, नॉन कोलिनियर बोल रहा हूं तो इंडिपेंडेंट ही होंगे। समझ आ गया है दोनों, वैसे वर्सा। ठीक है, अगर ऐसा तुम्हें दिया हुआ है, इफ दिस इंप्लाइज दोनों स्केलर्स क्या होने चाहिए, जीरो ही होने चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो नहीं हुए तो कोलिनियर हो जाएंगे भाई। एक को दूसरे के फॉर्म में लिख लोगे ना फिर तो। अगर ये जीरो नहीं है मान लो, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, a इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर टाइप का, इसको उधर ले जाके डिवाइड करके एक नया कांस्टेंट मान के वैसे। तो ये तो पैरेलल में होता है, कोलिनियर में होता है। तो अगर जीरो नहीं हुए तो कोलिनियर हो जाएंगे, पर तुमने तो बोल दिया नॉन कोलिनियर। तो नॉन कोलिनियर जब भी बोले और ऐसा कभी एक्सप्रेशन तुम्हें दिखाई दे तो सभी स्केलर्स को साथ में जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। और ये हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं। दिस आर वेक्टर्स, ये याद रखना। अब तुम ऐसे भी समझ सकते हो, ए और बी को तुम आई और जे भी ले सकते हो, आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप। क्या ये कोलिनियर वेक्टर्स है? अरे एक मिनट, चल जा रे, चल गया। आई और जे, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई टाइम्स ऑफ जे कैप, तो आई जे भी हमें पता है नॉन कोलिनियर है, तो हमें पता ही है इसके बाद x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 हो। बट जो चीज आई जे में है ना, वो दूसरे वेक्टर्स में भी हो सकता है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये याद रखना अगर इंडिपेंडेंट बोल देता हूँ। क्योंकि आई जे में तुम्हें ऑलरेडी पता है, हम करते आ रहे, उसका रीजन नहीं पता था। उसका रीजन बस वही होता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट का एग्जाम्पल्स होता है, बस ये है। जे और के हो गया, पर जरूरी नहीं कोई ए और बी भी हो सकता है, पर ए बी को फिर ये बोलना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो वरना नहीं, क्योंकि फिर तो ऊपर का भी केस हो सकता है, दो वेक्टर कोलिनियर नॉन कोलिनियर दोनों हो सकते हैं। थर्ड वन, थर्ड पॉइंट लिखना, अ ट्रायड ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स आर क्या होंगे बताओ, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। एक उल्टा लग जाएगा तो ठीक है, बहुत इजी है, मतलब बहुत सारे तरीके से अपन इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल बोलूं मैं, मान लो ये है, देखो बहुत इजी सा बताता हूँ। ठीक है, एग्जांपल बता रहे हैं बस। ये तीन अलग अलग प्लेन में ही लाई कर रहे हैं, तो इनको साथ में जोड़ सकता हूँ, मतलब इकट्ठा करके। मतलब मान लो अगर जुड़ के, मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें ये क्या बन जाते हैं, एक ट्राइंगल बन जाते हैं। तो ट्राइंगल में तो तुम्हें पता ही है डेट a प्लस बी प्लस सी क्या होता है क्लोज लूप में। क्या कोफिशिएंट जीरो होना जरूरी है? नहीं, इन तीनों का सम जीरो हो रहा है। ये तो एक एग्जांपल है। या तुम ऐसे समझ लो, कोई भी एक प्लेन में लाई कर रहे हैं ना, इन तीनों को अपन x और y में रिजॉल्व कर सकते हैं ना। टेढ़े मेढ़े भी रखे हो, क्या x एक्सिस y एक्सिस क्या अबाउट इन तीन दोनों को रिजॉल्व कर सकते हो? ठीक है, सबको रिजॉल्व कर लिया। प्लेन में बात करें तो z नहीं आएगा, फिर प्लेन में बात कर रहे हैं अपन, कोई भी एक फिक्स प्लेन में बात कर रहे हैं जैसे। ठीक है, या YZ प्लेन में, या कोई भी एक प्लेन, ऐसा नहीं है, दोनों में IJ के भी हो सकते हैं, पर एक प्लेन में होगा। समझ में आ रहा है? एक तुम्हारी नोटबुक ले लो, ऐसी टेढ़ी रख दो, उसमें तो IJ के हर पॉइंट पे रहेगा। कोई भी दो प्लेन पे ले लो, उसको जब तुम रिजॉल्व करोगे तो इकट्ठा करके उसमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है कि मुझे इक्वल टू 0 मिले। तुमने इस टाइप का एक चीज पढ़ी है, पता है किसमें? तुम्हें अगर याद आ रहा हो, किसी एक चैप्टर में, किसी एक चैप्टर के एक सब टॉपिक में, जिसका नाम था, और मैंने कहा भी था कि वो वेक्टर कॉन्सेप्ट से और क्लियर होता है, कॉन्करेंट लाइंस। पढ़ी कॉन्करेंट लाइंस? तीन लाइंस कॉन्करेंट है, तो मैंने 3-4 डेफिनेशन दी थी 11 में, बहुत डिटेल में पढ़ाया था। एक था कि दो को सॉल्व करके जो पीओ आएगा वो तीसरे को भी सेटिस्फाई करेगा, तो कॉन्करेंट हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक, एक 10th का बच्चा भी सोच सकता है। पर एक और था डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, पर उसमें एक कंडीशन बताई थी कि डिटर्मिनेंट 0 तो 3 पैरेलल लाइंस के भी होते हैं, तो वो चेक करना पड़ेगा फिर स्लोप। और ये चीज मैंने तुम्हें डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस में भी लिखवाई है बहुत अच्छे से, क्योंकि उस पे क्वेश्चन हजारों आ चुके हैं, मतलब फिक्स है कि हर साल आ रहा है एक क्वेश्चन। तो
वो नोट्स को अच्छे से पढ़ना, सब कुछ पढ़ाया हुआ है तुम्हें, वो हमने देखा, ठीक है। तो तब मैंने कॉन्करेंट में एक तरीका और बताया था कि अगर 3 लाइंस कॉन्करेंट है तो अल्फा टाइम्स ऑफ L1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ L2 प्लस गामा टाइम्स ऑफ L3 इक्वल टू 0 होता है। हमने एक क्वेश्चन भी किया था, मैंने पढ़ाया है। ये भी एक डेफिनेशन ही है कॉन्करेंट की। क्यों भाई, क्यों है डेफिनेशन? 3 लाइंस अगर कॉन्करेंट है तो अल्फा बीटा गामा हम ऐसा सेट कर सकते हैं यहाँ पे जिनके सॉल्विंग के बाद मुझे इक्वल टू क्या मिले, वो लाइन से उसमें कुछ स्केलर मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक तरफ करके इक्वल टू करो, सॉल्व करो, तो एक्स वाई अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आएगी जिसपे मुझे 0 मिल सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि तीनों को 0 होना पड़ेगा, अगर कॉन्करेंट है तो तीनों को 0 जरूरी नहीं है, कोई ऐसे और स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे जिनको मैं रखूंगा तो ये वैल्यू 0 बन जाएगी। कॉन्करेंट लाइंस भी एक वही एक पार्ट है, ठीक है, लीनियर डिपेंडेंसी का। तो यहां पे भी हम बोल सकते हैं कि एक्स वाई जेड में अगर अपन रिजॉल्व करेंगे तो वो अल्टीमेटली हमें 0 मिल सकता है, स्केलर्स का 0 होना जरूरी नहीं है। मतलब अगर ए बी सी मेरे तीनों क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स, ऐसा बोल सकता हूं, कोप्लेनर वेक्टर्स, तो x टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस y टाइम्स ऑफ, और ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, वेक्टर है, पोजीशन, 2 पोजीशन वेक्टर से एक वेक्टर बनता है, तो हम ऐसे 3 वेक्टर की बात कर रहे हैं, 3 वेक्टर की बात कर रहे हैं, 3 पोजीशन वेक्टर की बात नहीं कर रहे, 3 पॉइंट, ठीक है। 3 पॉइंट तो हमेशा ही कोप्लेनर होंगे, अरे 2 पॉइंट कोलिनियर होते हैं ना, 3 पॉइंट से हमेशा एक ट्राइंगल बनेगा, मतलब ऐसा कोप्लेनर ही होता है। तब हम बात करेंगे 4 पॉइंट्स की, फिर 3 तो हमेशा होता है, चौथा और है कि नहीं, या 3 वेक्टर की, वो अपन समझेंगे बाद में पोजीशन वेक्टर और वेक्टर को और अच्छे से। तो ऐसा बोल सकते हैं ना अपन, ऑल x, y, z आर नॉट 0 साइमल्टेनियसली, सब 0 नहीं होंगे, बाकी नॉन 0, एक आध 0 ये सब हो सकते हैं साइमल्टेनियसली, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, ये एक कंडीशन है। ये हो गया, क्योंकि ऐसे हम स्केलर सेट कर सकते हैं, तुम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स के एग्जांपल लेके ऐसे खुद भी सोच सकते हो, 0 मिलेगा मुझे, ऐसे एक्स वाई जेड जरूर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें मुझे क्या मिल जाए, 0 पॉसिबल होंगे अगर कोप्लेनर है तो, क्योंकि रिजॉल्व करके अपन एक उसमें ला सकते हो, 0 बना सकते हैं। जैसे कि ट्राइंगल वाले ही एक एग्जांपल ले लो, ऐसे 3 वेक्टर रखे हुए, उनको ऐसे अगर वो बन रहा है, मतलब मैंने उस केस में एक्स वाई जेड को क्या ले लिया, 1 1 1 ले लिया, पर ऐसा जरूरी नहीं 1 2 3 कुछ और भी स्केलर हो सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ए बी सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेक्टर इक्वेशन फॉर्म करने में काम आएगा, कि अगर ये 3 वेक्टर कोप्लेनर है, अगर ये 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो किसी भी एक वेक्टर को अपन दूसरे के वेक्टर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब सर ये कैसे बना, मैंने क्या क्लेम करा, अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है तो हम एक वेक्टर को बाकी वेक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ना 2 में, इफ 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर तो a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर एक को अपन ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, बहुत इजी प्रूफ है, ये जो था ना, हाँ वैसे भी देख सकते हैं, इसको दूसरी तरफ फेंक दो, बाकी पार्ट को x से डिवाइड कर दो, और y बाय x को कैपिटल X बोल दो, z बाय x को कैपिटल Y बोल दो, हो गया काम अपना, ठीक है, समझ आ रहा है। जैसे वही हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जो इक्वेशन थी उसमें 3 नहीं 2 ही होता है, क्योंकि ये इक्वल टू 0 एक कंडीशन से जुड़ा हुआ है, तो एक को अपन दूसरे के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो लिखो, वो भी काम का है, ये रिलेशन भी काम का है, और ये भी काम का, ये क्वेश्चंस में काम आएगा, और ये सब बोर्ड लेवल की थ्योरी चल रही है, वो समझ में कभी नहीं आती जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं, मैं बहुत डिफरेंट वे में समझा रहा हूं बस इस थ्योरी को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समझना। फील तो कर लो पहले, क्वेश्चन तो हो जाएंगे, क्वेश्चन के लिए तो मैं आगे बताने वाला हूं तुम्हें, बस वो याद कर लेना, आंसर आ जाएगा। पर समझ में आया कि नहीं, 3 कोप्लेनर का मतलब क्या है, या ये, या b वेक्टर इक्वल टू x टाइम्स ऑफ a प्लस y टाइम्स ऑफ c लिख सकते हैं, अलग अलग कैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हुआ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हुआ, वो वाला जो बॉक्स में गया था वो कैसे आया? यस सर। क्या बोल रहे हो, x into a vector plus y into b vector plus z into c vector equal to 0, ये वाला कैसे आया, ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है,
इस टाइप से। नहीं तो कोप्लेनर वेक्टर्स को कैसे कह सकते हैं? अरे वही तो मैंने बताया, कोप्लेनर में अपन एक्स वाई जेड तीनों का जीरो होना जरूरी नहीं है। अगर ऐसा कहीं पे तुम्हें दिखे तो ये दिया हुआ है। हाँ हाँ, इफ, अरे इफ चल रहा है ना, इफ भूल गए, इफ ये है तो हम इसके बाद क्या कमेंट करेंगे, ऐसा, ठीक है। या इसको रिवर्स पे फिर बोल सकते हैं, अगर ऐसा है तो अगर तीन कोप्लेनर है तो ऐसा तो लिख ही सकते हैं फिर अपन एक वेक्टर को, वो रिवर्स हो गया फिर, ठीक है। ये अगर ऐसा तुम्हें दिखे तो ये लिखा ना देन, वो इफ देन लिखा है नहीं मैंने, तो ऐसा होगा, ठीक है। और ये अब तुम लॉजिकली कोई भी एक एग्जांपल लेके देख सकते हो। तीन कोप्लेनर वेक्टर्स लो, ये वाली ले लो ना ट्रायंगुलर लॉ जिससे ट्रायंगल बनता है, ऐसे तीन वेक्टर ले लो जिससे ट्रायंगल बन रहा है, तुम खुद ही ऐसा रिलेशन बना लोगे। अगर नॉन कोप्लेनर, आगे बता रहा हूं, अगर नॉन कोप्लेनर है तो तीनों को कुछ भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर लो, जीरो नहीं मिलेगा। जैसे आई जे के भी तीन वेक्टर ही होते हैं, उन तीनों में कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करके जीरो बना सकते हो? बना ही नहीं सकते। अरे बनेगा ही नहीं, तुम्हें एक्स वाई जेड तीनों को जीरो ही रखना पड़ेगा फिर, और तीनों को जीरो मतलब वही तो हो गया इंडिपेंडेंट। आ रहा है वो एग्जांपल एक और? हाँ बेटा। सर मतलब बेसिकली अगर कोप्लेनर हमको तीन वेक्टर्स दिए हैं तो हमें कोएफिशिएंट्स ऐसे रखने हैं कि तोड़ मरोड़ को ट्रायंगल ही बन जाए, ताकि वो अपने आप से नहीं, पर फिर टू टाइम्स भी करना पड़ सकता है, क्योंकि एक लेंथ छोटी हो गई तो वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड भी होता है। तो मैंने क्या बोला, सिंपल वाला जब मैग्नीट्यूड 1 लेके चल रहे हैं, 2 टाइम्स कर दे 3 टाइम्स, पर वो सोचना टफ होगा ना कि कैसे बनाना है कोप्लेनर। तो अपन इसी को अब थोड़ा इजी वे देंगे, जो एनसीईआरटी ने भी बताया। बस स्टार्ट कहां से हुआ, ओरिजिन कहां से हुआ इन सब चीजों का, वो मैं बता रहा हूं। और ये सब चीजें 11 में कॉन्करेंट लाइंस में हमने करी है। अब तुम वो वाले नोट्स वापस से पढ़ना कॉन्करेंट लाइंस का, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो इसके साथ एक चीज और लिख लो, अ ट्रायड ऑफ, इसको डिटेल में समझेंगे अभी, कोप्लेनर वाले पार्ट को, लीनियरली डिपेंडेंट। हाँ, अगर ऐसा मैं बोलूं अब 3 लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, अगर ऐसा वर्ड आए वो 3 कोप्लेनर ही होंगे ना। 3 लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स अगर मैं ऐसा लिखता हूं, मतलब 3 कोप्लेनर ही बोला जा रहा है, या 3 कोप्लेनर वेक्टर्स बोलूं तो 3 लीनियरली डिपेंडेंट ही बोला जा रहा है, ठीक है। पर मेन हेडिंग है अपनी लीनियरली डिपेंडेंट, उसका एक सब पार्ट है अपना कोप्लेनर। 3 वेक्टर, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंसी तो 2 वेक्टर में भी वैलिड होती है, 3 में भी होती है, तो अब 4 में क्या होगा वो देखेंगे। पर अभी एक और चीज लिख लो, अ ट्रायड ऑफ नॉन कोप्लेनर, अरे लिख रहा देखो, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होंगे? ऑब्वियसली ये फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और इसका कुछ तुम्हें एग्जांपल से समझना है तो बहुत इजी है, आई जे के आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। तो उससे भी तुम समझ सकते हो, या अब इसको ऐसे लिख लो, इफ एक्स ए कैप वाई बी कैप जेड सी कैप इक्वल टू 0 तुम्हें दे दे, अगर दे दे इफ, देन एक्स वाई जेड पे क्या कमेंट करोगे, तीनों को 0 होना पड़ेगा, जैसे इसमें तुम करते ही हो। अभी ऊपर एग्जांपल ही बताया था मैंने इंडिपेंडेंट के वक्त, मतलब आई जे के जरूरी नहीं, कोई दूसरे 3 वेक्टर भी बोल सकते हैं, तब भी अपन तीनों कोफिशिएंट को 0 कर सकते हैं। बस ये लिखना चाहिए या ये लिखना चाहिए, कुछ भी लिख दे, ये बहुत ज्यादा यूज होगा मेंस बोर्ड सब में। पर क्या होता है, बच्चे रट लेते हैं कि जब भी ऐसा है तो कंपैरिजन लगा देते हैं, ये भी 0 ये भी 0। रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखे रहते हैं वर्ड्स, नॉन कोप्लेनर, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तब हम बोलते हैं कोफिशिएंट 0, वरना नहीं बोलेंगे। इस केस में हम नहीं बोल सकते, अगर ऐसा दे दे तो हर बार 0 नहीं होगा, ठीक है, स्केलर 0 ही होंगे। उसका रीजन मैंने तुम्हें दे दिया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? बोलो। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वन। इस पे एग्जांपल कोई चाहिए क्या? लिखना चाहो तो लिख लो एग्जांपल। क्वेश्चन कैसे आएंगे, कुछ ऐसी मान लो इक्वेशन बन गई, वेक्टर इक्वेशन बोलते हैं इसको। ये कोई वेक्टर इक्वेशन तुम्हारे सामने दिख रही है, ठीक है, और बोल दिया है कि एबीसी क्या है, या तुम्हें पता है एबीसी क्या है, नॉन कोप्लेनर दे दिया, या क्या दे दिया लिख के, लीनियरली इंडिपेंडेंट दे दिया।
तो हम क्या बोल देंगे, therefore x minus 1 0, y minus 2 0, z plus 3 0, मतलब x1 y2 z minus 3। ये हो गया एक छोटा सा एग्जांपल। क्वेश्चन ऐसे आएंगे बोर्ड्स लेवल पे भी, बट ये तुम्हें पता होना चाहिए बस कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। मतलब 3 अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर है तो अपन एक वेक्टर को दूसरे के वेक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं। क्या हम आई वेक्टर को जे और के की टर्म्स में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ये एक बेस्ट एग्जांपल है। मैं आई जे के को लेना क्योंकि इसी को तुमने यूज करा है, पर जरूरी नहीं आई जे के ही हो, ऐसे और भी दूसरे बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आई वेक्टर कैन नॉट बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ जे प्लस वाई टाइम्स ऑफ के। लिख सकते हैं क्या इसको? ये तुम्हें भी पता है, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो उससे तुम समझ गए कि ऐसा होगा तो ये जीरो ही होगा, तो ऐसा कुछ नहीं लिख सकता हूं मैं, ये कोप्लेनर में लिख सकता हूं। ओके, ये हो गया। आगे बढ़े ऑनलाइन स्टूडेंट्स। Yes, sir. Online students, okay. More than 3 vectors are always linearly dependent. More than 3 vectors are always linearly dependent. No two are parallel. याद रखना, पैरेलल नहीं ले रहे, फिर तो 2 पैरेलल ले ले और फिर वो अलग ले ले तो वो फिर को नॉन कोप्लेनर बन जाएगा, वैसे नहीं बोल रहा हूँ। नो टू आर कोई भी पैरेलल वेक्टर्स नहीं है। ठीक है, मोर देन 3 वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। कोई ये फील कर सकता है? अब देखो 3 जैसे तुमने बोला था, यही बोला था ना तुमने, अब 3 से ज्यादा हो गए। मोर देन 3 वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। ये अलग डायरेक्शन में ले लो, एक बाहर जेड की डायरेक्शन में ले लो, और एक ये चौथा एक को ले लिया। अब तुम कुछ भी कर लो, क्योंकि जब मैं इसको तोड़ूंगा तो सब आईजेके में रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब तो हम ऐसा बना सकते हैं या ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा इनके बीच में कोई एक रिलेशन आराम से तुम बना सकते हो, क्योंकि अब सब टूट सकते हैं ना वो। सबको जीरो होना नेसेसरी। ठीक है, ऐसा कुछ अगर मिलता है तुम्हें तो देन are all not zero सबको जीरो होना जरूरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी। क्या? हाँ, कैसे भी हो, कैसे भी रखे हो, 3 ही डायरेक्शन होती है ना, डायरेक्शन 3 ही होती है ना। अब मान लो तुमने एक को आई रख लिया, एक को जे रख लिया, एक को के रख लिया, अब चौथा बचेगा? बताओ जरा मुझे, एक को ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, अब तीसरे को तुम क्या लोगे? कुछ x टाइम्स ऑफ कुछ लो। हाँ, किसी एक में तो वो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आप इसको क्या लिखोगे, चौथे वाले को किसी भी एक में लिखोगे तो यहाँ पे मैं कुछ x लगा रहा हूँ ना, ये y, ये z और ये t। अब तीसरे को भी तुम्हें लिखना तो पड़ेगा, जब तक 3 था तब तक हो रहा था, चौथे में इसको तोड़ना पड़ेगा, अब आईजेके में लिखोगे तब तो ओवरऑल करके भी तो जीरो हो सकता है x/z की कोई और वैल्यू के लिए। सर चौथा ऐसा एग्जिस्ट करा आईजेके में जो सबके रिवर्स मैग्नीट्यूड से तो वो भी हाँ, मतलब वो भी हो सकता है ना, मतलब सबका जीरो होना जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट ही होते हैं। 3 से ज्यादा हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट, मतलब उनमें हम एक ऐसा रिलेशन बना सकते हैं जिसमें सब स्केलर्स को जीरो होना जरूरी, अगर मुझे इक्वल टू जीरो लाना है तो। अब फील हो गया? तो मोर देन 3 आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। ही तो लेते हैं अपन, नहीं होते तो फिर होते, बट अपन वो वाला बात नहीं करते, उसमें चौथा एक बोलते हैं ना 4D में टाइम आ जाता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और उसके अकॉर्डिंग तो वो पहले वेक्टर कितना था अब कितना हो गया, वो एक अलग डायरेक्शन में। नहीं, हम ना कोई ऐसा पैरेलल प्लान, ना हम कोई मैट्रिक्स मूवी बना रहे हैं, ना कोई हम ऐसा वो इंसेप्शन मूवी बना रहे हैं, हम कुछ नहीं बना रहे, कोई भी फिक्शियस मूवी नहीं चलेगी। अपन सिर्फ वेक्टर पढ़ रहे हो, 3 ही अपने सिलेबस में है। अलग अलग तरीके से 4D 5D को भी डिनोट करते हो, पर हम उसमें नहीं जाएंगे, पढ़ा था मैंने भी उसके बारे में बहुत। पर 3D कर लो भाई, अभी 3D बहुत है, टाइम मतलब जरूरत नहीं है अभी, तो अपन को इतना उसमें घुसना नहीं है। कभी वक्त मुझे मिलेगा, तुम्हें मिलेगा, तो अपन पढ़ेंगे थोड़ा नॉलेज गेन करने के लिए, पर अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी अपन 3 डायमेंशन फील करें,
4 में बाद में देखेंगे, ठीक है। नहीं काम का है 4, मत सोचना, लोड मत लेना, 3 ही बस। 3 सोच लो ना, 3 इमेजिन हो जाए, क्योंकि लोगों को 3 ही इमेजिन नहीं होता है। और बट ऑब्वियस है, क्यों? क्योंकि तुम जब भी स्क्रीन पे देखोगे तुम्हें प्लेन ही दिखेगा, क्योंकि वो स्क्रीन ही प्लेन में है। वो स्क्रीन एक प्लेन में है तो उसमें कुछ भी बना वो प्लेन ही दिखता है, ठीक है। तो वो 3D समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है सच में। और तुम्हें 9th-10 में भी शायद वो फ्रस्टम और उसमें भी बहुत बार दिक्कत होती होगी तुम्हें, वो 3D फील ही नहीं हो पाता है, दिखता ही नहीं है ना वो 3D। वो तुम्हें 2D, क्योंकि मैं जब भी बनाऊंगा 2D ही दिखेगा, ऐसा है। वो इमेजिनेशन है, ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़े। चलो ये हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है? बोलो जल्दी। Yes, sir. ओके, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना इसके अकॉर्डिंग कि अगर R, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, कोई भी ये 4 अपने वेक्टर्स हैं, R को अपन एक आर्बिट्री वेक्टर की तरह ले रहे हो, 3 तुम्हें नोन में से देंगे, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं जैसे ऊपर अपन ने देखा था, लिख सकते हैं 4 वेक्टर्स को अपन हमेशा इस तरीके से फिर लिख सकते हैं। R वेक्टर इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ a वेक्टर प्लस y टाइम्स ऑफ b वेक्टर प्लस, और ये काम आएगा जब भी तुम्हें 3 वेक्टर दे दो और एक आर्बिट्री वेक्टर R वेक्टर करके दिया है, फिर उस पे क्वेश्चन आते हैं वेक्टर इक्वेशन पे, तो अपन यहाँ से क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। मैं अभी से बता देता हूँ बस कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये लिखने के बाद वी कैन टेक डॉट विद a वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस विद a वेक्टर, प्रायर पोस्ट, तो अलग अलग कंडीशंस मिलेगी। फिर तुम्हें कुछ दे देंगे दैट r क्रॉस a इज दिस, a क्रॉस b इज दिस, तो फिर उसको अपन यूज कर लेंगे और xyz निकाल लेंगे। 4 ही तो अननोन है ना, कितने? 3 अननोन है। बस ये पता होना चाहिए कि वेक्टर इक्वेशन हम ऐसा लिख सकते हैं 4 के लिए, फिर तो क्वेश्चन अपने आप बनने लगता है। जैसे कोप्लेनर में अपन वो लिख सकते हैं, फिर तो अपन x y 2 ही तो अननोन है, वी कैन सॉल्व इट। ओके, अब जो रिलेशन, जो डायरेक्ट रिलेशन एनसीईआरटी ने दिया है, अब अपन वो देखते हैं। और कहीं ना कहीं हमने शायद पढ़ा था ना, याद है, कॉन्करेंट का भी प्रूफ, डिटर्मिनेंट 0, वो कैसे आता था? 2 लाइंस के पीओआई को सॉल्व करके तीसरे में रख दो तो एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आता था। अगर मैं जनरल फॉर्म में लेके चलूं तो वो जनरल जो बड़ा सा एक्सप्रेशन आता था वो क्या होता था? डिटर्मिनेंट ही होता था, a1 b1 c1 एंड ऑल। सिमिलरली if a b c are linearly dependent, इंडिपेंडेंट पे तो ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं क्योंकि कोफिशिएंट्स 0 हो जाएंगे एंड ऑल, वो तो कंडीशन तुम्हें ऐसे लिख के दे ही देंगे। पर अगर मान लो ए बी से हमारे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, जिसको अपन ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, देन मान लेते हैं जैसे कि ए वेक्टर को लिख लेते हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। बी वेक्टर को कुछ मान लो पी आई कैप, क्यू जे कैप, आर के कैप, पी क्यू आर। और सी वेक्टर को मान लो इस वो होते हैं ना अपने, कोई भी एक वेक्टर को ऐसे लिखते हैं ना नोटेशन, तो यू आई कैप, वी जे कैप, डब्ल्यू के। अगर ये तीनों लीनियरली डिपेंडेंट है या कोप्लेनर है, तो किसी भी एक वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं? लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर, लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, एक और चीज मेरे ध्यान में आई, जब तुम पीवाईक्यू करोगे तो उन्होंने इन टाइप के क्वेश्चन में ना ऐसा मान लिया, किसी एक क्वेश्चन में बी प्लस म्यू सी मान लिया आईआईटी के पीवाईक्यू, तो तुम्हें ऐसा लगेगा सर ऐसा मान सकते हैं क्या, एक और अननोन कम हो जाएगा? नहीं, उन्होंने फिक्स मान लिया बेसिकली कि बी का कोफिशिएंट 1 होगा, बट ये गलत है। एक्चुअली वो जो आईआईटी का क्वेश्चन है उसमें 1 मान के भी आंसर आ रहा है, पर इन जनरल जब भी तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें यही मानना है। ये गलत सलत मत पढ़ लेना, किताबों में प्रूफ दिए रहते हैं और क्वेश्चन हम देखेंगे वो वैसे। तो सर हमारे पास तो एक ज्यादा अननोन है, कोई नहीं, इसमें आएगा तो लैम्बडा की टर्म्स में आने दो। अब ऑप्शन में नहीं दिया है
तो लैम्डा तुम सेट कर लो ना, लैम्डा 1 कर दो तो तुम्हें मिल जाएगा आंसर, 2 मिल जाएगा, तुम ऑप्शन चेक कर लेना, तो एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। पर जो ऑप्शन आईआईटी ने दिए थे वो लैम्डा 1 को रख के आ रहे थे, तो जो भी पीवाईक्यू के सॉल्यूशन होते हैं वो मानते ही है अगर एबीसी कोप्लेनर देन ए को बी प्लस म्यू सी, गलत है वो, गलत है। जब भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा तुम्हें ऐसा ही मानना है, क्योंकि 2 अननोन तो मिनिमम होंगे ही होंगे। समझ आ गया? ठीक है। अब क्या करोगे, क्या करोगे, अब तुम ये पूरे को यहां रख दोगे, रखोगे ना, उसके बाद फिर सबको रीअरेंज कर लेना बड़े बड़े उसमें, या सबको एक तरफ ले आना जैसा तुम्हें फील हो। फिर तुम्हें पता है कि आईजेके क्या होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, इनको तोड़ दिया, पहले डिपेंडेंसी थी इसलिए तो तोड़ा उनको सबको, इसलिए ऐसा लिखा। अब तो आईजेके में आ जाएगा ना पूरा, और आईजेके क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट, नॉन कोप्लेनर बोलो आईजेके की टर्म्स में, या इंडिपेंडेंट है ये। तो कंपैरिजन मेथड लगा सकते हो, अब कंपेयर करो, या सबको एक तरफ ले जाके इक्वल टू 0 करके सबको 0 कर देना आईजेके के कोफिशिएंट को, जैसा तुम्हें लगे, या कंपैरिजन कर लो। तो क्या होगा, तो तुम्हारे पास 3 इक्वेशन आएगी ना, 3 इक्वेशंस कंपेयर करने के बाद। अननोन कितने हैं, अननोन कितने हैं, 2, लैम्डा और म्यू। तो 2 इक्वेशन से लैम्डा म्यू निकल जाएगा ना, तो तीसरे में रख दोगे, तो फिर एक रिलेशन आएगा बड़ा सारा, किसमें, XYZ PQR UVW में। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, दिख रहा है। अब ये मैं पूरा बता नहीं रहा हूँ प्रूफ, समझ आ गया ना, बहुत कंडाल आ रहा है, उसको रखो फिर करो, मैं बताता हूँ कभी कभी, पर आज मन नहीं कर रहा है, समझ गए ना। तो वैसे तो एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा एबीसी, हाँ ये तो, अरे ये तो देंगे ना, तभी तो लिखा है मैंने, 3 वेक्टर्स दे देंगे तो उसकी कंडीशन ढूंढ रहे हैं अपन, जैसे वो तो पता चल गया वेक्टर्स के फॉर्म में, या ऐसे लिख सकते हैं। पर अब डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्रैक करने हो, कुछ सीटी के क्वेश्चन क्रैक करने हो, क्या होना चाहिए, 0, खत्म हो गया, फिनिश। ये आएगा प्रूफ, ऊपर बता दिया है मैंने। इसका डिटरमिनेंट 0 होगा अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है तो। लैम्डा में की वैल्यू निकालने के बाद तीसरे में 3 इक्वेशन है ना, वेरिएबल तो 2 है, तो कंडीशन मिलेगी ना, 2 से सॉल्व कर लो, तीसरे में रख दो, बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा, वो इसका एक्सपांशन होगा इस डिटरमिनेंट का। अब वो तुम करना, ठीक है। ऐसे ही कॉन्करेंट में भी डिटरमिनेंट ओरिजिनेट वैसे ही हुआ था, यहाँ पे भी कुछ वैसे ही हुआ है। तो जब भी 3, अब आ गया अपना एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्विंग। अभी तक जितना भी पढ़ा ये नहीं भी समझ में आया तो भी चलेगा, अगर स्कूल एग्जाम क्रैक करनी है तो तुम्हें बस एक चीज याद रखनी है, 3 वेक्टर, मैं फिर बोल रहा हूं वेक्टर, पोजीशन वेक्टर नहीं, अगर 3 वेक्टर क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट या कोप्लेनर, तो डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। अब वो क्या करेंगे, वो तुम्हें एक आध अननोन दे देंगे, ये पी, और बाकी सब दे देंगे, 0 करके निकाल लो। सीटी का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तुम्हारे एमसीक्यू स्कूल एग्जाम का एक क्वेश्चन ये फिक्स होता है, बस जरा सा ट्विस्ट करना हो तो वो कोप्लेनर ना देते हुए ये वर्ड लिख देंगे ऐसा हाई फाई, तब भी बोलिए, ठीक है। 3 के लिए तो वही होता है ना कोप्लेनर। हाँ सर, ये कानून होगा तो लैम्डा में कैसे निकलेगा अगर पी नहीं दिया होगा? अरे पी नहीं दिया तो इन दोनों को सॉल्व कर लो ना रे, अरे पी को नॉन मान के सॉल्व करो ना, आंसर तो पी की टर्म्स में आ जाएगा ना रिलेशन। अरे देखो इधर, तुम ऐसे नहीं समझ पा रहे हो, तुम ऐसे समझ जाओगे। इधर भी रख दो अल्फा, लो पढ़ा था ना कॉन्करेंसी में, इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई नहीं निकाल सकते हो, आने दो अल्फा की टर्म्स में। वो वेरिएबल मतलब वो अननोन है जो कोप्लेनर के कारण फिक्स होगा, दैट इज नॉट वेरिएबल लाइक एक्स एंड वाई। इसको सॉल्व करके एक्स वाई निकलेगा ना, जैसे कॉन्करेंट में करते थे, उसको तीसरे में रख के इक्वल टू 0 कर देना, तो अल्फा नहीं निकलेगा, भले एक से ज्यादा, भले सब में लगा दो अल्फा, लो अरे सॉल्व तो होगा ना। अल्फा को तो हमें कांस्टेंट ही मान रहे हैं, हम वो अननोन निकाल रहे हैं, समझ आ गया। सेम यहाँ पे भी बनेगा, डिटरमिनेंट 0 ही तो करना है, हर तरीके से निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, ओके कंप्लीट। और ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे तो सभी अननोन ही तो मान के चल रहा हूँ मैं, अभी तो ये रिलेशन आया ना।
पूरा उसमें। अब एक कुछ भी मत दो, एक ये नहीं दिया x तो निकल सकता है ना x, क्यों नहीं दिया तो निकल जाएगा। या क्वेश्चन में स्कूल एग्जाम में सब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम जीएसईबी में पूछ लिया या सीबीएसई में, चेक करो कि ये 3 वेक्टर्स कोप्लानर है कि नहीं, डिटरमिनेंट 0 आ गया तो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? जो भी पीके टर्म से निकलेगा। हाँ हाँ हाँ, अरे के है वो, अरे अभी तो लैम्डा म्यू सबकी टर्म्स में निकलेगा, मतलब 2 को ले रहे हो तो एक्स वाई जेड पी वाई क्यू पी क्यू आर पर वो दे देंगे उनकी वैल्यूज सब, एक हटाएंगे बस। ठीक है, चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? बोलो बोलो जल्दी। यस सर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है जरा बताओ आज की क्लास में। लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर अपन कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें अब 2 टाइप की बन जाती है, लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। इसके बाद इसके एग्जांपल्स डिपेंडेंट के कोलिनियर या पैरेलल, बात एक ही होता है, वो पहले अपन ने कल ही देख लिया था। कोप्लानर या मोर देन 3 वेक्टर्स। इंडिपेंडेंट में नॉन कोलिनियर, नॉन कोप्लानर, लिखो ना यार तुम, जल्दी लिखो, तुम्हारे लिए लिख रहा हूं मैं। नॉन कोप्लानर, बस हो गया, इतना सब हमने पढ़ लिया। एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं ताकि तुम्हें पता चल जाएगा कि स्कूल एग्जाम में आता कैसे है, और अब तक नहीं भी कुछ भी पढ़ा हो समझ में आ चलेगा, तुम बस ये याद रख लो रिलेशन। 3 कोप्लानर, डिटरमिनेंट 0, और कौन सा, ये वाला हो गया वेक्टर के फॉर्म में। 4 में ये वाला याद कर लो, मतलब 4-5 ही पॉइंट्स है जो याद रखने जिससे क्वेश्चन होंगे, पर वो बने कैसे उसमें पूरा एक लेक्चर निकल जाता है। ये दिया हुआ है, बी ये लिख लो, सी ये लिख लो, आर लीनियरली डिपेंडेंट। कितने अननोन रखे मैंने? 2, ऑब्लिक कोप्लानर भी लिख दो। तो मैं क्या करूंगा, अब एक कंडीशन और देनी पड़ेगी, सी का मॉड्यूलस दे देता हूं √3, फाइंड अल्फा कॉमा बीटा। एक से ज्यादा वैल्यू भी आ सकती है, पेयरिंग, इन दोनों की पेयरिंग, क्योंकि वो मॉड्यूलस आएगा ना, स्क्वायर होगा प्लस माइनस के कारण। करोगे सॉल्व? जैसे करना है वैसे करो, बहुत सारे तरीके, वेक्टर इक्वेशन से भी कर सकते हो। सी वेक्टर को वो कुछ लैम्डा टाइम्स a प्लस म्यू टाइम्स b करके कर लो, कंपेयर करके कर लो, या डिटरमिनेंट टेक्निक, जैसे तुम्हें लगे करो ट्राई। डिटरमिनेंट से करके बताऊंगा मैं। मॉड्यूल है क्या किसी के पास इसका? इसके मॉड्यूल वेक्टर का है सर है एक कंडीशन, एक पॉइंट और याद आ जाए, कल से हम, कल है ना लेक्चर, हाँ कल अपन डॉट प्रोडक्ट पढ़ लेंगे, डॉट क्रॉस कल चालू कर लेंगे, बेसिक पार्ट हो गया पूरा, बस अब फटाफट इसकी थ्योरी खत्म करेंगे। हाँ कल वो भी पढ़ लेंगे। फिर डॉट में तुम्हें पता होगा ना, डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन प्रोजेक्शन आता है, और क्रॉस में एरिया वॉल्यूम निकालेंगे, पैरेललोपाइड, पैरेललोग्राम, ब्ला ब्ला ब्ला। सर हाँ बेटा बोलो। सर अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू 1 है। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू 1 है। देख लेते बेटा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? आरव। आरव, ओके ओके। आरव तुम क्यों नहीं आ रहे हो ऑफलाइन आजकल? सर दूर पर वो ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है। एक आध दिन तो आओ बेटा। ओके सर। अब तो हर दिन के लिए ओपन कर दिया ऑलमोस्ट मैंने, तो अब तो आओ, एक आध दिन तो आओ।
दो इक्वेशन बन गई, एक 0 से मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता है ना? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर का होल अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे होता है। सर अल्फा बीटा 1 आ रहा है। क्या क्या? चलो चलो चलो, मैंने तो ज्यादा पढ़ा नहीं है तो मैं तो थोड़ा ही बताऊंगा। सबसे पहले तो जो गलती होती है जिसके लिए मैंने क्वेश्चन दिया, आई जे के को उधर इधर लिख दिए। तुम जब लिखोगे तो पहले आए फिर जे, ऐसे तो कॉपी नहीं कर दिया। जिसने किया बेटा वो स्कूल एग्जाम में खतरा है बेटा, स्कूल एग्जाम में यही करते ट्विस्ट। वो और क्या करेंगे, हर बार एक ही सवाल पूछना है, टफ बनाने पेपर को बोला जाए तो ऐसा कुछ लिख दो। तो तुम्हारा पहले क्या काम होगा, तो देखो इधर, हाँ अब इधर मैं जो नोटेशन यूज कर रहा हूँ, देखो अब इधर, अब जो मैं नोटेशन यूज कर रहा हूँ वो गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब गुड सीईटी का नोटेशन यूज कर रहा हूँ टू बी मोर प्रिसाइज, क्योंकि गुजरात बोर्ड की बुक तो चलती नहीं है, वो इतना बड़ा लिखते नहीं है वेक्टर को, बहुत आलसी है वो, ऐसा समझो। तो वो क्या लिखते हैं, बस इस तरीके से ऐसे लगा के ऐसे लिख देते, मतलब आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। पर जब भी ऐसा लिखते तो पहला आई ही होता, वो बाय डिफॉल्ट मान लेना है। तो बी 4 3 4 आई जे के, तो अपन भी ये वाले नोटेशन लेके चलेंगे क्योंकि फटाफट हो जाता है ना। 1 अल्फा बीटा विद साइन, नेगेटिव होता तो विद साइन ले लेते हैं अपन। तो अब 1 1 1 4 3 4 1 अल्फा बीटा, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लगानी है तो वो लगाओ, पर जब इससे सॉल्व करोगे तो अल्फा शायद गायब ही हो रहा है और डायरेक्ट ही बीटा आ रहा है 1, सर अल्फा आएगा। हाँ बेटा सर बोलो। सर डायरेक्ट हाँ, लॉजिकल अप्रोच से भी कर सकते हैं। जैसे सर वो फर्स्ट वो 1 1 1 है तो अल्फा बीटा 1 1 ही होगा, तभी 0 होगा। अल्फा बीटा की वैल्यू 1 1 रख दे तो डिटरमिनेंट ऑटोमेटिकली 0 आ रहा है, और सी की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ सी भी सेटिस्फाइड हो रहा है। हाँ, अगर सब सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर कर सकते हो, बिल्कुल। डिटरमिनेंट 0 किस वैल्यू पे हो रहा है वो देख लो। वो भी कर सकते हो ना यार, बिल्कुल सर कर दो सकते रो हो, सेम हो बिल्कुल जाए तो डिटरमिनेंट 0 हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। चलो तो अल्फा स्क्वायर पर अल्फा यहाँ से निकलेगा अपना। हाँ, उससे वो गारंटी नहीं हो रहा, पर बोला ना उसने, दूसरा स्टेटमेंट नहीं सुना, उससे मॉडुलस भी सेट हो, ये उसने बोला उसके बाद। बीटा को 1 रख दो तो अल्फा स्क्वायर मेरा 1 के बराबर आ जाएगा, तो अल्फा प्लस माइनस 1, तो 1,1 और -1,1 दो ऑप्शन आ रहे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गया? अब फटाक से 2 पॉइंट तुम्हें मुझे लिखवाने थे, मैं भूल जाता हूँ हर साल पे। मैं कुछ वैसे तो इसका एक बार फोटो लेके ना इसका तुमसे डिस्कस भी करूंगा, इसमें कुछ कुछ बहुत अच्छे रिलेशन दिए हैं। तुम पढ़ते हो कि नहीं मॉड्यूल के ना, क्विक रिकैप जरूर पढ़ा करो, कुछ कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स तुम्हें मिलेंगे जो जेई में काम आ सकते हैं। नहीं पढ़े तो एक बार ऐसे रिवीजन के लिए उठा लो पुराने टॉपिक, रीड करना शुरू कर दो तीनों सब्जेक्ट, रिकैप भी तो हो जाएगा। और रिकैप ही तो है, रिकैप मतलब क्या होता है, क्विक रिकैप, और उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, जैसे कि ये वाले, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। क्या है ये, पोजीशन वेक्टर्स। 3 पोजीशन वेक्टर्स मतलब 3 पॉइंट्स, 3 कोऑर्डिनेट्स होगा। अगर ये पोजीशन वेक्टर्स कोलिनियर है, क्या है ये, कोलिनियर है, तो बहुत इजी प्रूफ है, मैं बता दूंगा अभी।
मैं फिर कह रहा हूं, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है ना तुम्हें, ये पोजीशन वेक्टर है। इसको नॉन कोप्लेनर कोप्लेनर में मत चले जाना, ये पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर नहीं है ये 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में XYZ मल्टीप्लाई करा है। और अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं इफ करके लिख लेना ये, देन x प्लस वाई प्लस जेड को 0 ही होना पड़ेगा। प्रूफ करना है इसका, बहुत इजी प्रूफ है, यू कैन ऑल्सो डू इट। बहुत इजी प्रूफ है, बहुत इजी प्रूफ है। कोई भी 3 पॉइंट्स ऐसे तुम्हें दे दिए ना पोजीशन वेक्टर से, कुछ बोलोगे जैसे कोई एग्जांपल पोजीशन वेक्टर? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ही ले लो ना जो दिया है। कोई भी उससे 3 पोजीशन वेक्टर से 2 वेक्टर बनाओगे ना। एक ये वाला ले लो वेक्टर बी माइनस ए, एक दूसरा ले लो कौन सा सी माइनस बी ले लो। अगर ये दोनों वेक्टर पोजीशन वेक्टर से वेक्टर बन गए ना, अगर ये दोनों पैरेलल है तो यही होगा ना, लैम्डा टाइम्स करके ये x टाइम्स ऑफ a प्लस y टाइम्स ऑफ b करके इक्वल टू 0 जैसे लिखना हो, एक तरफ ले आओ। तीनों के कोफिशिएंट का सम कितना हो रहा है? 0। हो गया तो खत्म। समझ आया? ये हमेशा वैलिड है। पर ये पोजीशन वेक्टर, दिस आर नॉट द वेक्टर्स। ये क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि होगा क्या, क्वेश्चन आए एडवांस में भी, बड़ा सा ऐसा लिख दिया एक्सप्रेशन, बहुत बड़ा सा, और बोला है एबीसी क्या है, पोजीशन वेक्टर से ऐसा बोल दिया जिससे कि कोलिनियर वेक्टर्स बनते हैं, तो सम क्या होगा? 0। सम क्या होगा? 0। ये याद रखना। तीनों को इक्वल 0 या वैसे नहीं, मतलब कि तीनों नॉट, वो सब वेक्टर्स में बताया था, ये पोजीशन पे बता रहा हूं। सिमिलरली अब अगर हमें कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर में बात करेंगे तो वहां 3 वेक्टर होते थे, तो पोजीशन वेक्टर कितने चाहिएंगे? 4। समझ में आ रहा है ना? 4। तो 4 पोजीशन वेक्टर्स तुम्हें बोल दिया कोप्लेनर है। बेटा कोलिनियर के लिए 3 पॉइंट्स चेकिंग होगी ना, 2 पॉइंट तो हमेशा ही होते, तो 3 में चेकिंग लगती है ना, तो 3 पोजीशन वेक्टर दे देंगे तो 3 तो हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं। चौथे से कंडीशन देंगे ना, वो 3 तो होते ही है। अगर 4 पोजीशन वेक्टर्स मेरे कोप्लेनर है तो उसके लिए क्या कंडीशन? एंड इफ x a cap plus y times of b cap plus z times of c cap plus t times of d cap is equal to 0, तो x y z t सबका क्या होगा? ऑल आर नॉट, वो तो लिखे लेना, ऑल आर नॉट 0 साइमल्टेनियसली। इधर भी लिख लेना ऑल आर नॉट, ये पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में बता रहा हूं मैं, ठीक है? तो ऐसा होगा तो इसमें भी क्या बनता है, ये पोजीशन वेक्टर्स में भी ये रिलेशन होता है सम 0। ये जनरली बच्चों को पता नहीं होता है और इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, डायरेक्ट रिलेशन से मिलेंगे, फिर तुम उसको और घुमाओगे एंड ऑल, क्योंकि तुम्हें अगर मान लो ऐसा रिलेशन ही दे दिया तो फिर तुम कैसे रिलेट करोगे? फिर ये पता नहीं है तो अटक सकते हो। नहीं बना रिलेशन तो हम बना के रिलेशन प्रूव कर सकते हैं, पर दे दे किसी क्वेश्चन में तो फटाक से सभी कोफिशिएंट का सम 0 कर दो। अगर पोजीशन वेक्टर्स हो तो, नॉट वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स, और फिर कोप्लेनर कोलिनियर बोलेंगे, सम 0 होता है। इसी के साथ ही अपने 14 अराउंड पॉइंट्स डिस्कस हो गए हैं क्विक रिकैप के। 15 से अब शुरू करेंगे, टोटल 26 पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। तो कल अपन 15, बाप रे 15 तो बहुत बड़ा, कल तो शायद 15-16 पॉइंट ही होगा, कल नहीं। इसी के साथ ही टाइम बचा है क्या? मैंने टाइम देखा ही नहीं, टाइम क्या 41 हो गया ना? हाँ हो गया। चलो इसी के साथ ही आज की कक्षा समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताओ। ये टफ पार्ट था, अब बहुत इजी जर्नी चलेगी, बहुत इजी जर्नी। धन्यवाद, थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थैंक यू थैंक यू सर।